नमस्कार। डॉक्टर संजय पांडे, मानव महाविद्यालय ग्वालियर, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर मुझे व्यवसायिक गणित के कुछ लेक्चर देने हैं। मैंने पिछले 2 लेक्चरों में आपको बताया कि युगपत समीकरण की कोई भी वैल्यू को अगर हमको डिफाइन करना है, पहले दिन बताया था कि जब हम युगपत समीकरण में प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, तो सवाल कैसे सॉल्व होता है। फिर उससे एक दिन पहले और हमने आपको ये बताया कि जब हम मेथड चेंज करते हैं तो तुलनात्मक विधि में, कंपैरेटिव मेथड में सवाल को कैसे सॉल्यूशन होता है, और उसके साथ में ही एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से भी हम क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। चूंकि 4 विधियां हैं यहाँ पर, तो 3 हो चुकी हैं। पहली हो चुकी है प्रतिस्थापन, दूसरी तुलनात्मक, तीसरी विलोपन। अब इसकी जो चौथी विधि है उसको हम कहते हैं तुलनात्मक वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब हम किसी सवाल को हल करेंगे तो उसको करने के लिए पहले हम उसका फार्मूला समझेंगे। जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड। ये 2 ऐसे ही समीकरण विधियां, 2 समीकरण है। यहां पर x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन x अपॉन का अर्थ है कि यहां पे जो हमारे पास वैल्यू है, तो x को अपॉन ले लिया हमने, तो अब हमारे पास x की वैल्यू को विलोपित कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा? तो वो है v1 v2 c1 c2। अभी देखिए ये x हटाया हमने, तो v1 v2 एंड c1 c2। नेक्स्ट आ गया y को हटाएंगे, क्योंकि राउंडर क्लॉक के उसमें चलेंगे, चक्की जैसे चलती है, तो जब हम उसमें चलेंगे y हटाया हमने, तो दिया जाएगा c1 c2 फिर a1 a2। पहले c1 c2 फिर a1 a2, और लास्ट 1 अपॉन, यानी ये हटाएंगे तो हमारी वैल्यू बचेगी a1 a2 b1 b2। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सवाल करना है, जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे सवाल नहीं कर सकते। उसको करने के लिए 2 हमारे पास इक्वेशंस हैं। हमने सबसे पहले x लिया, x की वैल्यू को हटाया, तो हमारे पास b1 b2 c1 c2 बचा। ये लिख दिया हमने। y ले लिया c1 c2 a1 a2, और नेक्स्ट 1 ले लिया, तो हमारे पास a1 a2 और b1 b2। मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्रॉस में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अभी हमने एक ही चीज लिखी है, b1 का c2 से, तो b1 c2। अब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b2 c1। दोबारा देखें, हमने b1 का c2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और b2 का c1 से, दोनों के बीच साइन जो आएगा वो माइनस, हमेशा जो बीच का साइन होगा वो माइनस। y अपॉन, यहां भी अपन देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले c1 a2 माइनस c2 a1। हमने c1 का a2 से किया और c2 का a1 से, और दोनों के बीच में साइन माइनस का। अगला यहां पर हम
A1 B2 और A2 B1, A2 का B1 से, दोनों के बीच में साइन माइनस। एक बार फिर से रिपीट है कि B1 का C2 से, B2 का C1, दोनों के बीच में माइनस, C1 का A2 से और C2 का A1 से, दोनों के बीच में साइन माइनस, A1 का B2 से और A2 का B1 से, और दोनों के बीच में जो साइन होगा वो माइनस। जैसे हम इसको कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन करने का तरीका है, जो हमारा सवाल है, वो लगभग सही है। अब वो सही किस तरीके से हो सकता है, कैसे हम करेंगे? अभी हमने पिछला जो सवाल दिया था, जो हम पिछले 2 लेक्चरों से कर चुके थे, आज उसी इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करने का प्रयास करेंगे। हमारी जो इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। पहली जो हमारी मेथड थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, फिर थी 4x माइनस y इक्वल टू 11, इक्वेशन सेकंड। और आंसर भी हमारे पास था x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। पहले से ही आया हुआ था, वही आंसर आना चाहिए, चाहे मेथड कोई भी हो, विधि कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम जब सवाल करेंगे केवल विधि चेंज होगी, लेकिन वैल्यू तो वही आएगी। अब यहां पर देखिए 2x माइनस 3y, इस 3 को बराबर के इधर उठा के लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था इक्वल टू 0। मान लीजिए कि इक्वेशन थर्ड हो गया 2x माइनस 3y, वैसी है हमने 3 को बराबर के उधर ले गए तो प्लस का है तो माइनस का कर दिया, तो हमारा हो गया 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। यही काम सेकंड इक्वेशन पे करेंगे 4x माइनस y, 11 चूंकि बराबर के इधर है, पहले से ही प्लस का है तो इधर आके माइनस का, माइनस 11 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। हमारी जो इक्वेशन थी केवल 3 को बराबर के इधर लाए हैं, प्लस का था माइनस हो गया, 11 को भी बराबर के इधर लाए हैं इक्वल टू के, तो ये भी माइनस प्लस का है तो माइनस हो गया। अभी जो हमने आपको सॉल्यूशन बनाया था a1x b1y c1, उसी में हम वैल्यू रखेंगे, तो x y और ये c1 को छोड़ देंगे, तो देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, x में था a1 a2, तो x वाली वैल्यू को देखें तो a1 इसकी 2 और ये 4, a1 है 2 और a2 है 4। नेक्स्ट b1 b2 y के साथ है, तो y के साथ देख लें तो ये है -3, b1 इक्वल टू, b2 इक्वल टू -5। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इसका 1 होती है वैल्यू, तो -1 कहेंगे क्योंकि माइनस किए। और लास्ट में हम देखते हैं लास्ट वैल्यू हमारी ये केवल 3 है, तो -3 और -11, तो इसको -3 और इसको -11, a1 -2 a2 -4, b1 -3 b2 -1 c1 -3 c2 -11। जैसे कि हमारी चारों वैल्यू आती हैं, अभी हमने यहां पे किया हुआ था x अपॉन, अब चूंकि x जे हट गया था तो हमने पहले भी लिखा था b1 b2 c1 c2 इक्वल टू y अपॉन ये हट जाएगी c1 c2 a1 a2, 1 अपॉन ये हट जाएगी वैल्यू a1 a2 b1 b2, वैल्यू पुट करें x अपॉन b1 b2, तो b1 की है -3, b2 की है -1,
C1 -3, C2 -11। नेक्स्ट आगे चलेंगे, y अपॉन C1 -3, C2 -11, A1 2, A2 4 and 1 upon A1 2, A2 4, B1 -3, B2 -1। यहां पर हमने A1, A2, B1, B2, C1, C2 छह वैल्यू हमारे पास है। छह वैल्यू को हमने इसमें रखा। हमने इसको चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया था, वही काम हमको यहाँ पर करना है, इस वैल्यू का यहाँ मल्टीप्लाई। देखिए ध्यान से, आपके कैलकुलेशन में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। हमको -3 का मल्टीप्लाई करना है -11 से। एक वैल्यू है, इसको ब्रैकेट में ले लिया, -3 इंटू -11। ऐसे ही दूसरी वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -1 -3, -1 इंटू -3। दोनों के बीच में साइन लगाएंगे माइनस। ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि साइन माइनस के हैं, तो बाद में चेंज करना आसान रहता है। नेक्स्ट y अपॉन, फिर से वही 3 का 4 से, -3 इंटू 4 पहला ब्रैकेट, और 11 का 2 से, -11 इंटू 2 सेकेंड, 1 अपॉन, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का -1 से और 4 इंटू -3, बीच में साइन माइनस का, यहां भी साइन माइनस का। फिर से एक बार रिपीट है, -3 इंटू -11, -1 इंटू -3, -3 इंटू 4, -11 इंटू 2, -1 4 इंटू -3, सबके बीच में साइन माइनस। जैसे ही हमने इसको किया हुआ है, इसको करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे के लिए हमारे पास प्लस माइनस को एडजस्ट करने के लिए मान होना चाहिए। अब हम उसको कैसे करेंगे वो आगे हम आपको बता रहे हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो देखिए x अपॉन -3 और -11, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 और 11 का करेंगे 33, ब्रैकेट में ले लिया। ऐसे ही -1 -3, 1 का 3 से करेंगे 3, और माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट में ले लिया, और माइनस y अपॉन 3 का 4 से करेंगे 12, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट 11 का 2 से करेंगे 22, और ये प्लस माइनस माइनस, दोनों के बीच में साइन माइनस का, और लास्ट 1 अपॉन 2 का 1 से किया 2, और ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, 4 का 3 से किया 12, और ये प्लस और ये माइनस माइनस। अभी हमने ब्रैकेट नहीं हटाया। ब्रैकेट ना हटाने का कारण, क्योंकि हमें साइन चेंज करने में दिक्कत नहीं आई। तो यहां पर आप देखिए x अपॉन 33 -3, यहां देखिए 33 और ये 3 दोनों प्लस के हैं, बीच में साइन माइनस है इसलिए माइनस लगाया, इक्वल टू y अपॉन, यहां पे देखिए -12, तो हमने -12 रख दिया। यहां देखिए ब्रैकेट के बाहर है माइनस, और -22 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 22। यहां देखें 1 अपॉन, ये -2 है, -2 रहेगा, और इसके बाद माइनस और माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की।
की और y की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का हमारा तरीका क्या होगा। यहाँ पर हमने x बराबर y बराबर और 1/j निकाला है। अब देखिए x अपॉन 33 माइनस 3 30, y अपॉन -12 प्लस 22 10 बचेगा प्लस का इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 प्लस 12 में से -2 जाएगा प्लस का 10। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है, अब हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि x अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30, क्योंकि y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। क्या किया हमने, ये बराबर के इधर जो 1 अपॉन 10 है इसको कंपेयर करेंगे x और y से, तो x अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 और y अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। इसको जैसे हमने किया, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 30। x का 10 से हो गया 10x और 30 का 1 से हो गया 30। x इज इक्वल टू 30 अपॉन 10 एंड x इज इक्वल टू 3। देखिए पहले लिखा हुआ आंसर 3। नेक्स्ट अपन ने किया, ऐसे ही काम यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे अपन, तो 10 का y से 10y और 10 का 1 से 10, तो y is equal to 10 upon 10 and y is equal to 1। ये दूसरा आंसर आ गया, एक x का आ गया, एक y का आ गया। जब भी हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए इस विधि को बहुत कठिन मानती है, बहुत ज्यादा कहते हैं, बहुत कम, यानी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं है। हमने आपको जैसा बताया, आपके पास इक्वेशन दी होगी, बराबर के उधर 0 होना चाहिए। बराबर के उधर 0 कब होगा, जब बराबर के उधर अगर कोई संख्या है तो उसको हम इधर उठा के लाएंगे। बराबर के उधर 3 था प्लस का, तो हमने उठा के माइनस कर दिया, 11 था उसको उठा के हमने माइनस कर दिया। यहां से हमने वैल्यू निकाली, तो जब हमने इसको x को दबाया तो ये y की वैल्यू -3 -1 और -3 11, जब -3 -1 -3 11, यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने y को उठाया, -3 11 2 4 और यहां से इस वैल्यू को हटाया तो 2 4, तो हमने लिखा 2 4 -3 -1 -3 -1। केवल यहां पर इसके साइन को चेंज करने का वो रहता है, जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करें तो उसको ब्रैकेट में लिखें। तो हमने सबसे पहले -3 का -11 से किया तो -3 × -11 और -1 का -3 से किया तो -1 × -3। नेक्स्ट -3 × 4 प्लस का साइन ब्रैकेट में लिखा, -11 × 2 इसको ब्रैकेट में लिखा, 2 × -1 ब्रैकेट में और 4 × -3 ब्रैकेट में और सबके बीच में माइनस आ जाएगा। जैसे ये कंप्लीट हुआ तो x अपॉन 11 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 और माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया 3 माइनस माइनस प्लस। अभी हमने ये ब्रैकेट के बाहर के साइन को नहीं चेंज किया। ऐसे ही y अपॉन 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। ऐसे ही 11 × 2 22 माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, बीच का साइन वही रहता है। 2 का 1 से किया 2 प्लस माइनस माइनस, 4 का 3 से किया 12 प्लस माइनस माइनस, इसमें भी साइन बीच में माइनस, वही हमने वैल्यू को यहाँ पर उतारा। जैसे हमने इस वैल्यू को यहाँ उतारा तो 33 - 3 7 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे -12 है वैसे ही लिखा, लेकिन ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर संख्या माइनस की है तो माइनस माइनस मिलके प्लस के 22 होगा। ऐसे ही 1 अपॉन -2 का वैसे ही रहने दिया और 12 जो माइनस का है और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया। हमने 33 में से 3 माइनस किए तो 30,
-12 में से 22 गया, बड़ी संख्या का साइन जाता है तो 10 प्लस का, और -2 में से 12 गया तो 10 प्लस का। हमने चूंकि x/30 = 1/10 लिया और y/10 = 1/10 लिया, दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 का x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, और 30 का 1 से किया 30, x = 30/10, x = 3। वही काम हम यहाँ करेंगे, 10 का y से मल्टीप्लाई किया तो 10y, 10 का 1 से किया 10 तो y = 10/10, y = 1। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरी हो जाती है। कोई इसमें कठिन नहीं है, कोई भी हम सवाल केस कुछ भी ले सकते हैं। हम इसीलिए एक ही क्वेश्चन को आपको ये नहीं है कि पर्टिकुलर मेथड के नाम से कोई सवाल अलग बनाओ, कोई भी सवाल हो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और हमने इसको आपको चेक करने का इसका तरीका भी बताया। हम कैसे उसको चेक करेंगे, उसके लिए अब हमारे पास चेक कैसे कर सकते हैं पहले दिन भी बताया था, आज तीसरे दिन में आपको बताया। अब हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो हमने अपना आंसर x = 3 और y = 1 निकाला है, इसको हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन हल करते हैं, तो हमको संतुष्टि होना चाहिए कि जो चीज़ हम करके आए हैं वो हमारी सही है या नहीं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वही इक्वेशन है, x की वैल्यू 3 है और y की 1 है। हमने आपको पहले भी बताया है, मान लीजिए इक्वेशन 1 में x = 3 और y = 1, जो आंसर आया है वो वैल्यू पुट अप करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है 2x - 3y = 3, 2 - 3 = 3। x और y हटा दिया, हमने ब्रैकेट लगा दिया। हटाने का आशा है कि x की जगह x का मान रख देंगे 3 और y की जगह y का मान रख देंगे 1। इसकी पूरी कैलकुलेशन 3 आने के लिए, तो देखिए 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3 = 3। 3 में से 3 जाएगा तो 3 = 3। हमारा यहाँ LHS = RHS प्रूफ हो रहा है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा सही है। ऐसा ही काम हम इक्वेशन सेकंड में भी कर सकते हैं, x = 3 y = 1। सेकंड इक्वेशन 4x - y = 1, 11। 4 x की जगह ब्रैकेट लगा दिया, माइनस y की जगह ब्रैकेट लगा दिया, = 11। हमने केवल यहाँ पर x की वैल्यू छोड़ दी और y की वैल्यू छोड़ दी। x की जगह x की वैल्यू 3 और y की जगह y की वैल्यू 1। 4 × 3 12 - 1 = 11। 12 - 1 करेंगे 11 = 11। ये भी हमारा प्रूफ हो रहा है, LHS = RHS। कोई भी सवाल हम 4 मेथड अभी तक पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कंपैरेटिव मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। चारों में से किसी भी तरीके से जब हम सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर उस इक्वेशन में वैल्यू को रख के हम देखें, अगर हमारी सही आ रही है तो हम ये मानेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है, हमने जो भी सवाल किया है वो सही है। यहां तक हमारी ये विधि एंड होती है। लेकिन चूंकि किसी अपन बुक से तो नहीं पढ़ रहे हैं, एक मन से सवाल लेकर बनाया, उसी को अपन सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी आप सवाल करेंगे, संभवतः जितना चीज बताई गई है आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं। उन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो कभी कभी हमको लगने लगता है कि ये हम कहाँ उलझ गए, बताया तो इस तरीके से था और क्वेश्चन गलत आ गया, या इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हमने दिया
कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 और x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन था 2x माइनस 3 इक्वल टू 3। जैसा हमने आपको बताया कि अभी अपन ने सॉल्व किए, क्योंकि हमने ही दिया हुआ था, किसी ने हमसे पूछा कॉलेज के अंदर एग्जाम स्टार्ट हुआ कि सर क्वेश्चन आउट ऑफ कवरेज है, आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने कि भी कैसे? बोले कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं और यहां तो एक सिंगल इक्वेशन है, तो सिंगल इक्वेशन से कैसे होगा? दूसरी इक्वेशन इसमें छपी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि क्वेश्चन गलत है। बोले नहीं सर, दूसरी इक्वेशन ही नहीं है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने कहा आप अपना दिमाग लगाइए। एग्जाम होने के बाद 2-4 दिन बाद मेरे को कभी आया होगा कि सर आप ने तो कहा था कि ये क्वेश्चन सही है, लेकिन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, सही कैसे है? स्टूडेंटों की जिज्ञासा रहती, छात्रों की, और पूछने आया, ये बहुत अच्छा काम किया। हमने कहा बेटा जरूरी नहीं है कि दो इक्वेशन होना चाहिए। हमने आप क्वेश्चन पेपर लाया, बिल्कुल लाए सर। देखिए क्या लिखा है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन है ही नहीं, तो हम कैसे चारों मेथड से कोई नहीं लगा सकते? मैंने कहा बिल्कुल, देखिए अभी 2 लाइन का क्वेश्चन है। बोले कैसे? हमने कहा कि ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, हमने किसका मान पूछा है? x का। तो 2x इक्वल टू अंक की एक तरफ कर सकते हैं, इस माइनस 3 को बराबर बदल ले जाएंगे, तो ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा? प्लस का। अब 2x इक्वल टू 6, 3 और 3 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 6/2, x इक्वल टू 3। मैंने कहा क्या आंसर है इसका? कहां चाहिए हमें सेकंड इक्वेशन? 3 लाइन में क्वेश्चन हल हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ज्ञान होता है, हम वही हमारे दिमाग में घूम रही है, वही 2 इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशन पे हमको काम करना है, 2 इक्वेशन के आधार पर ये निकालेंगे। दिमाग ही नहीं दौड़ा रहा है इतना कि नहीं हो सकता सिंगल इक्वेशन से भी। शॉर्ट क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, कितना टाइम लगना है? 5 मिनट भी नहीं लगे। लेकिन वहां जब वो सॉल्व करने बैठे, नहीं दिमाग में दौड़ा होगा, तो इस तरीके की भी कभी कोई चीजें आ जाती हैं, हमारे माइंड को खोल के रखना पड़ेगा। हम जब भी कोई काम करें, हम देखें इक्वेशन क्या कह रही है, उसमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, और जिस चीज की वैल्यू चाहिए उसको हम पूर्ति करने की कोशिश करें। हमने आपको क्यों बताया कि एग्जाम में हम अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अब अभी जो क्वेश्चन हमने किया, ये नया क्वेश्चन है, क्या ये हमने जो 3 वैल्यू निकाली है ये सही है? इसको भी हम अपना चेक कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसको कैसे चेक करेंगे कि ये वैल्यू सही है? हमने बताया था आपको कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे बराबर 3 आना चाहिए, कोई 3 आया था, या 4x माइनस y को सॉल्व करेंगे तो 11 आना चाहिए, यहाँ 11 आया था। वही काम हम यहाँ कर सकते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 ही आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 है, तो देखिए 2x की वैल्यू छोड़ दी और बाकी सारे अंक लिखे हुए हमने लिखी हुई। x की जगह जो x की वैल्यू आई है 3, ये पुट कर दी, तो जो हो गया 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। 6 में से 3 लेस करेंगे, क्या बचेगा? 3 इक्वल टू 3, LHS इक्वल टू RHS। क्या प्रॉब्लम है? आंसर हमारे सामने, नया क्वेश्चन था ये, एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन उसको हम अपने दिमाग में, माइंड में वही बैठा हुआ है हमारे कि जब तक कोई इक्वेशन नहीं होगी हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। 2 इक्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसको 2 में काम करेंगे
दी है, यहाँ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू वो मांग रहे हैं, y तो नहीं मांग रहे। तो जब x की वैल्यू मांग रहे हैं तो x की वैल्यू के लिए हमारे पास जो 3 दिया हुआ है बराबर के इधर माइनस का बराबर को ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और उसके बाद हम उसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कई तरीके से घुमाए जा सकते हैं, उसको घुमाने के लिए हमको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका होना चाहिए। जैसे अभी हमने करके आपको दिखाया और आपको ये भी बताया कि बाद में जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको भी हमें करके देखना चाहिए। चारों विधि हमारी हो चुकी हैं। चारों विधियों को हमने अलग अलग तरीके से आपको पहली हमने जो विधि प्रतिस्थापन विधि बताई थी, हमने 4 तरीके से उसी मेथड को अलग अलग बताया। सेकंड हमने आपको जो बताई थी तुलनात्मक विधि, तो सेकंड विधि में हमने आपको बताया था कि वो 3 तरीके से हो सकती थी। जब आज हमने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बद्ध गुणन विधि, उसका एक ही तरीका है, वो तरीका हमने बताया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस चीज में ज्यादा आसानी है, हम किस तरीके से कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन यानी हाउ ऐसा आ जाए कि क्वेश्चन दे दिया कि ये केवल सिंपल क्वेश्चन दिया, कोई मेथड नहीं लिखी उन्होंने, इसको हल करके बताइए। तो शायद ये चारों विधि जब आप लोग कर लेंगे सवाल तो उसमें 3rd नंबर वाली मेथड जो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, शायद वो सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी। उसके तहत हम क्वेश्चन को करेंगे और उसमें आसानी भी रहेगी। आगे जाके आप जब अकाउंटिंग करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में भी कुछ जगह क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन में मैनेजर कमीशन वाले क्वेश्चन हैं, तो वहां जाकर 2 मेथड 2 इक्वेशंस बन जाती हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं। ये इक्वेशन भविष्य में भी हमें काम में आएगी और चूंकि हम बचपन से इसको पढ़ते भी आ रहे हैं तो इसलिए इनको अगर हम एक बार अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आगे जब भी भविष्य में आएंगी तो हमारे को लाभदायक होगी। इसी के साथ आज ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के संग युगपत समीकरण के चारों विधियां पूरी हो गई हैं। अब कुछ इसके वर्ड्स वाले सवाल होते हैं या कुछ डिफरेंट टाइप के 3 इक्वेशंस के होते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा फिर हम आपको उसको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।